तीन चीजों पर फोकस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अंदर हम तीन चीजों पर फोकस करेंगे। एक था इंटरफेरेंस, जो दो टाइप के थे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। याद आया? क्रेस्ट क्रेस्ट से ऐड हो तो कंस्ट्रक्टिव, क्रेस्ट ट्रफ से ऐड हो तो डिस्ट्रक्टिव। फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कौन सी कंडीशन हम सेटिस्फाई करवाए बिटवीन टू वेव्स सच दैट वो वेव्स कंस्ट्रक्टिवली सुपर इंपोज हो। कोई कंडीशन बता सकता है? फाई की वैल्यूज थी फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। क्या रखे फाई की वो कंस्ट्रक्टिवली सुपर इंपोज हो? या सारी थी, मैंने उसका अच्छा तरीका भी बताया था। कंस्ट्रक्टिव तू बताएगी, डिस्ट्रक्टिव कुलवीर बताएगा। n पाई 2n पाई। इसको मैंने बताया था इवन इंटीग्रल ऑफ पाई का जब फेज डिफरेंस होगा तो वो कंस्ट्रक्टिवली सुपर इंपोज करेंगे। एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव कुलवीर 2n+1 पाई। 2n+1 पाई। इसको मैंने बताया था ऑड इंटीग्रल। इस पूरे पार्ट को बोला जाता है इवन इंटीग्रल और इसको हम बोलते हैं ऑड इंटीग्रल। ऑब्वियसली बात है ना, एन की वैल्यू रखो सब ऑड वैल्यूज मिलेगी, एन की वैल्यू रखो सब इवन वैल्यूज मिलेगी। यहां तक तो हमने किया था। अब हमें स्टेशनरी वेव के बारे में पॉइंट नंबर 9 से स्टार्ट करना था। स्टेशनरी वेव्स क्या होती है? अभी तक जो वेव आपने पढ़ी है इस चैप्टर में वो होती थी ट्रैवलिंग वेव, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जाती थी, और क्रेस्ट ट्रफ और वो सब हमने उसमें पढ़ा था। तो उस वाले पार्ट में उसका मैंने लास्ट क्लास में दूसरा नाम भी बताया था, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ट्रैवलिंग वेव को प्लेन प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है। अब नई टाइप की वेव पढ़नी है विच इज स्टेशनरी वेव। तो हेडिंग हो जाना चाहिए स्टेशनरी। अच्छा, ये पढ़ाने से पहले कुछ चीजें मैं क्लियर कर देता हूं। 15.4 सेशन में मैं यही पार्ट पढ़ाऊंगा, सेशन खत्म हो जाएगा। 15.5 जो सेशन है उसमें आपको सिर्फ सिलेबस में सीबीएसई के अकॉर्डिंगली बीड्स ही है। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया होगा, बट मैं आपको वीडियो लेक्चर पूरे सेशन का प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको लगता है आपकी स्कूल की टीचर आपसे नहीं समझने वाली तो पूरा देख लेना। और उन्होंने खुद ने क्लियर कर दिया है कि बीट्स ही पूछना है तो सिर्फ वो लास्ट पार्ट अलग से देख लेना, ठीक है? न्यूमेरिकल ऑलरेडी अपलोड कब के किए जा चुके हैं सेशंस के सभी के, तो आप वहां पे जैसे जैसे सेशन खत्म हो रहा है मैं मान रहा हूं आपको वो देख के रखने चाहिए। इसके बाद, और ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो डायरेक्टली ये सेशन खत्म होने पर हो जाएगा चैप्टर खत्म क्लास में, और उसके बाद में स्टार्ट कर दूंगा 13 चैप्टर। तो अगर हुआ तो 13 का कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट में आज ही दे दूंगा और मेन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि स्टेशनरी वेव बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। अब स्टेशनरी वेव का एक और नाम होता है, उसको भी लिख के रखो, स्टैंडिंग वेव। दोनों से ही आपको पता लग रहा है कि ये वेव कहीं जा आ नहीं रही है, जहां पर है वहीं पर है। बेसिकली यही बता रहा है स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, एट रेस्ट। स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, अपनी जगह पर ही है। तो ये मैं आपको थोड़ा फील करवाऊंगा ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट नाम दो है। इस अगर ऐसी वेव बनाना चाहते हो तो उसकी कुछ कंडीशंस होती, बड़े नखरे वाली वेव है, इतनी जल्दी नहीं मानेगी, बहुत नखरे। तो नखरा नंबर 1, पहले आपको ऐसी वेव बनाने के लिए कम से कम 2 वेव्स तो चाहिए ही चाहिए। तो 2 वेव्स की जरूरत पड़ेगी आपको। सेकंड, वो 2 वेव सेम एम्पलीट्यूड की होनी चाहिए, मतलब दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम होना जरूरी है। फिर सेम फ्रीक्वेंसी होनी जरूरी है। फिर सेम स्पीड से ट्रैवल करनी जरूरी है।
देख लो, बहुत नखरे। फिर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करनी जरूरी है, मतलब एक इधर से आ रही है तो एक इधर से आएगी। एंड लास्ट वन, जब दोनों आए तो सुपरपोज होनी जरूरी है, जब तक मिलेगी नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। तो सुपरपोज ऑनटू ईच अदर। जब ये सब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो जो वेव आपको मिलेगी उसी वेव को बोलते हैं स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव। अब अभी मैंने समझाया नहीं है, अभी सिर्फ मैंने बताया है। धीरे धीरे आपको पता लगेगा जैसे जैसे आगे बढ़ोगे कि ये होती क्या है। तो सबसे पहले तो नोट्स में जो स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव का डेफिनेशन दिया है, क्या उसमें ये सभी कंडीशन मोस्टली कवर कर दिए? पहले ये पढ़ो। होगा क्या, एक वेव इस साइड से ट्रैवल करके आएगी, एक वेव इधर से ट्रैवल कर रही होगी। इन सब कंडीशन के साथ जब ये सुपर इंपोज होगी, एक दूसरे के साथ ऐड होगी, तब जो वेव बनेगी वो ना लेफ्ट में जारी होगी ना राइट में जारी होगी, अपनी ही जगह पर फिक्स हो जाएगी। देखो, वेव का मतलब क्या होता था? एक टाइप का डिस्टरबेंस जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता था, और उस दौरान किस चीज को ले ट्रांसफर करता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? एनर्जी। बट पार्टिकल अपनी ही जगह ऑसिलेट करते थे। ये वो वेव है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर भी रुक चुका होगा। जब एक वेव इधर से ट्रैवल होके आ रही हो करके आ रही होगी, इधर से आ रही होगी, जब ऐड होगी तो जो चीज जहां पर है वहीं पर रह जाएगी, ना एनर्जी ट्रांसफर होगी ना पार्टिकल ट्रांसफर हो रहे होंगे। और ऐसी वेव को हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव। बता दो थोड़ा, मैं आपको डायग्राम से भी फीलिंग दूंगा। अभी आज सिर्फ डेफिनेशन समझो जो नोट्स की दी हुई है, वो पढ़ के पता लगाओ कि आ रही है या नहीं आ रही समझ। When two identical waves of same amplitude, same frequency, traveling in opposite direction with same speed along the same path superpose each other, then the resultant wave does not travel in either direction and is called stationary or standing wave. इतना पार्ट क्लियर है? डन सबको? ऑलराइट, हम सब बता सकते हो, दे सकते हो ऐसे। जिस किसी की भी एग्जाम्स आ रही है, आने वाली है, प्लीज एफसीटी लिखो। अगर नजदीक आ चुकी है तो एफसीटी विद सॉल्यूशन हमसे ले लो। एफसीटी हमने दे दिया है, सॉल्यूशन भी ले लो, सॉल्व करो पेपर्स को। पर पेपर देने से ही नंबर आएगा। और जिसकी एग्जाम मार्च में है उनको ईमानदारी से पहले खुद से सॉल्व करने चाहिए, एंड देन जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन ले लो और कंप्लीट करो। पर देना चाहिए, एज अ टेस्ट लिखने चाहिए आपको पेपर, तो एग्जाम में 3 घंटा बैठ पाओगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा फीलिंग सब देता हूं। अब जो मैं पार्ट बताऊंगा वो सिर्फ मैं आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो उसके लिए बता रहा हूं, वो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। मैं सिर्फ आपको स्टैंडिंग वेव कैसी बिहेव कर रही होगी वो डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। तो वो एडिशनल पार्ट है, वो सिर्फ वो होता है ना, फील नहीं आई सर, डेफिनेशन पढ़ लिया पर फील नहीं आई, वो फील देने के लिए और कुछ नहीं। बाकी नहीं तो मेरा पार्ट वहां पे कंप्लीट हो जाता है। चलो अब एक चीज बताओ, अगर एक वेव इधर से ट्रैवल करके जा रही है और एक वेव इधर से आ रही है, तो ये जो वेव ट्रैवल कर रही है तो ट्रैवलिंग वेव होगी ना। एक ये ट्रैवलिंग वेव है, ये भी ट्रैवलिंग वेव है, और इनका इक्वेशन तो ऑलरेडी हम जानते हैं। ट्रैवलिंग वेव का जो हमने पिछली 2 क्लासेस से डिराइव किया था, लिखा भी था, वेव इक्वेशन। क्या होता था वो वेव इक्वेशन, वो बताओ। y इज इक्वल टू, जस्ट हैंड रेज कर दो वो इक्वेशन यार, वो तो पता होना चाहिए ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन तो। क्या सारी थी? y is equal to a sin kx plus minus omega t. a sin kx माइनस ओमेगा टी, ऐसा हमने डिराइव किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, और मैंने जो डिराइव करवाया था, एक्चुअली मैंने आपको डिफरेंस बताया था
कि अगर kx माइनस ओमेगा टी में से अगर आप इसको ओमेगा टी माइनस kx लिख दो तो फर्क कुछ नहीं पड़ता है, सिर्फ आगे क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन। ठीक है, ऑलराइट। मान लेते ये पहली वेव के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, तो मुझे कोई बता सकता है दूसरी वेव में क्या चेंजेस होंगे? या सॉरी थी, साइन ऑपोजिट हो जाएगी। कौन सी? ए की। एक ही नहीं, इसकी तो नहीं होने वाली। नहीं नहीं, अंदर के की। अच्छा, के की मैंने ये बताया था कि अगर साइन नेगेटिव होता तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही होती थी, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होगी तो ये साइन हो जाता है पॉजिटिव। तो यहां पर हो जाएगा ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। अब के एक्स प्लस ओमेगा टी को ओमेगा टी प्लस के एक्स लिखो तो भी चल जाता है। याद आया? ये साइन बताता था, ये एक्स बताता है कि डायरेक्शन कौन सा है, एक्सिस ऑफ प्रोपोगेशन। बट अगर एक्स एक्सिस पे वो प्रोपोगेट कर रही है तो पॉजिटिव पे जा रही है या नेगेटिव पे, वो ये साइन बताता था। अगर ये नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता था, और ये पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। अभी तो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। समझ आई ये चीज? ये आपने 15.2 या 3 सेशन में लास्ट एंगुलर वेव नंबर वाला जो पॉइंट है वहां पे मैंने आपको बताया था, पढ़ो, वहां पे आपको ये दिया हुआ है साइन वाला कंसेप्ट भी। तो दो वेव की दो इक्वेशन मेरे सामने आ चुकी है। ओके, अब एक एक टेबल बनवा रहा हूं मैं तुम्हें, ध्यान से समझना। इतना एफर्ट में सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए दे रहा हूं कि स्टेशनरी वेव दिखती कैसी होगी, बाकी कोई मेरा सेंस नहीं है। और ये देखो, जो एनर्जी होती ना मेरी एज अ टीचर, किसी भी टीचर की, वो आपके इंटरेक्शन पर ही बेस्ड होती है। अगर आपके वीडियोस ऑन है तो यार कोई सेंस नहीं, तो मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगा जितना जरूरी होता है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं देने की। एक कंप्लीट साइकिल की बात करूंगा मैं। एक कंप्लीट साइकिल में पहला टाइम होता है 0, फिर 1/4 साइकिल कवर हो जाती है, फिर हाफ साइकिल कंप्लीट होती है, फिर 3/4 साइकिल कंप्लीट होती है, फिर एक कंप्लीट साइकिल हो जाती है। अगर एक वेव का इक्वेशन है y1 डिस्प्लेसमेंट का, और दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है y2, तो बेसिकली स्टेशनरी वेव बनती कब है? जब ये दोनों सुपर इंपोज होगी। तो वो जो स्टेशनरी वेव होगी उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? y1 प्लस y2। साथ साथ में मैं ग्राफ बना दूंगा, तो ग्राफ के लिए मैं बाजू में आपको अलग से एक्सिस दिखा देता हूं। ये दिस इज y एक्सिस, तो ये आप अपने रेफरेंस के लिए बना सकते हो, बट इसको इस चीज से कंफ्यूज मत कर लेना सर ये बनाने को आएगा नहीं। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, स्टेशनरी वेव थोड़ी जहन में उतार रहा हूँ आपके, होती क्या है। एक ही पार्टिकल की बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट की, तो उसी पार्टिकल को हम देखेंगे एट t इक्वल्स टू 0, उसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन देखेंगे हम एट t इज इक्वल्स टू t/4 1/4 साइकिल के बाद। फिर वही पार्टिकल को वापस से स्टडी करेंगे। Am I audible? Okay. t/2, फिर वहीं पर वापस से स्टडी करेंगे 3t/4, और फिर जब कंप्लीट साइकिल हो जाएगी t, तब देखेंगे। याद करो, मैंने जब ये इक्वेशन बताई थी तो मैंने बोला था मैं कहूंगा वेव इक्वेशन, पर ये होती है एक्चुअली उस पार्टिकल की इक्वेशन है जो एक्स डिस्टेंस दूर होता था डिराइव करवाते वक्त। जिसने ध्यान दिया होगा उसको याद आया होगा ये। ऑलराइट,
अब समझो, जब टाइम का वैल्यू जीरो है, जब टाइम का वैल्यू जीरो है, ये जीरो वाले टाइम के लिए होगा, तो y1 का वैल्यू क्या होगा वो देखो। जब टाइम का वैल्यू होगा जीरो, तो ये तो हो गया t जीरो, तो अंदर क्या बचा माइनस के एक्स, वो माइनस साइन बाहर आएगा तो बन जाएगा प्लस, तो y1 का वैल्यू क्या होगा एट t इक्वल जीरो, a साइन के एक्स बन रहा है। y2 का वैल्यू क्या होगा a साइन के एक्स, यहां पे भी t जीरो तो अभी भी a साइन के एक्स, तो नेट कितना हुआ 2a साइन के एक्स, 2a साइन के एक्स पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू जीरो। तो देखो इसका ग्राफ अगर मैं इधर बनाऊंगा तो ये साइन का ग्राफ बनता है ऐसा कुछ, ऐसा, जिसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना अचीव हो रहा है 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2a ऊपर, ये आ जाएगा 2a नीचे। ये पार्टिकल, एक ही पार्टिकल की बात हो रही है यहां पे, एक ही पार्टिकल की t इक्वल टू जीरो पर, ठीक है। ये आगे भी जाएगा, अभी मेरे पास पेज नहीं है तो बता नहीं रहा हूं। अब टाइम का वैल्यू अगर t/4 रख दिया जाए, देखो मैंने पहले भी सिखाया था आपको ये चीज सॉल्व करना, ओमेगा टी में ओमेगा क्या होता है 2π/t, और टाइम का वैल्यू यहाँ पे क्या है इस वाले में t/4, तो t से t कैंसिल, ये 2 से, तो ये इस पूरे पार्ट को सॉल्व करने पर क्या आया π/2, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, पता है साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। प्लीज ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक है बात, कि साइन अगर 90 माइनस थीटा हो तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच के कॉस थीटा। तो अब फॉर्मूला क्या बचेगा माइनस ए कॉस के एक्स, साइन 90 इस वाले पार्ट को 90 सॉल्व करने पर आया था, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, माइनस ए एज इट इज, साइन 90 माइनस थीटा इस थीटा बोलो उसको, तो वो कितना हो गया कॉस थीटा। यहां पर साइन 90 प्लस थीटा होगा, वो भी क्या होता है कॉस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है ए साइन के एक्स, सम करोगे तो आंसर कितना आया 0। मतलब जब 1/4 साइकिल बीती तो ये जो पार्टिकल था जो यहां से ऊपर गया था वो लौट के वापस किधर आ गया मेन पोजीशन पे, ये वाले पार्टिकल अपनी जगह पर ही है, ये वाला पार्टिकल लौट के फिर ऊपर आ गया, ये वाला पार्टिकल अपनी जगह पर ही। अब बात करते हैं हाफ साइकिल की, आधी साइकिल बीत जाने के बाद इनकी वैल्यू क्या होगी, तो ओमेगा टी यहां पे वापस अगर टी का वैल्यू t/2 रखो, t/2 तो 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, सिर्फ ओमेगा टी को सॉल्व करोगे पाई ही बचेगा। तो यहां पर आता है साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो यहां पर वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस ए एज इट इज, और साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। सिमिलरली यहां होगा साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2a साइन के एक्स। देखो अभी स्टूडेंट आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनको साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, मैथ्स वालों को तो समझना जरूरी है क्योंकि तुम्हारी तो एग्जाम में आने वाला है, बट बायोलॉजी वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ये कोई पूछने नहीं वाले, मैं सिर्फ आपको ये फीलिंग देने के लिए बता रहा हूं, तो आप ये मान लेना कि मेरे को थोड़ा बहुत मैथ्स आता है तो मैं जो लिख रहा हूँ वो सही लिख रहा हूँ, तो यहां से आप सिर्फ ग्राफ समझना, तो ऐसे स्ट्रेस लेके मत बैठ जाना कि यार सर हमको तो मैथ्स ही नहीं आता है, तो ये कोई पूछा भी नहीं जाएगा, ये सिर्फ मैं आपको फील देने के लिए ग्राफ बनवा रहा हूँ कि स्टेशनरी वेव दिखती कैसी होगी और होता क्या क्या होगा, बाकी कुछ लर्न नहीं करना है। पर हाँ मैथ्स वाले को चुल्लू भर पानी दे दूंगा मैं अगर आपको ये सब नहीं आया अभी हाल, तो ये सब जरूरी है आपको पूरे 11th में याद होना, साइन 180 क्या होता है प्लस थीटा क्या होता है माइनस थीटा क्या होता है, ये सब चीजें। ओके
जब ये 3t/4 रखूंगा यहाँ पे तो ये 3π/2 बन जाता है, मतलब 270 दिख, ये होता था 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2। तो अगर मैं यहाँ पर sin 3t/4 मतलब sin 270 माइनस kx करूंगा इस क्वाड्रेंट में, तो यहां पर आ जाएगा a cos kx और यहां पर आएगा माइनस a cos kx। अब मैं मीनिंग नहीं समझा रहा हूं सबका, वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो y1 का वैल्यू आएगा a cos kx, y2 का वैल्यू आएगा माइनस a cos kx, नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा 0। सिर्फ वैल्यू समझ लो, वैल्यूज ही तो समझनी है, बाकी खुद से करोगे। और जब यहाँ पे t रखोगे वैल्यू, तो ये वाला टर्म बन जाएगा a sin kx, ये वाला वापस से बन जाएगा a sin kx और ये बन जाएगा 2a sin kx। बेसिकली मैंने अलग अलग टाइम पर y1 y2 के वैल्यू निकाले और ऐड कर दिया। ग्राफ देखो, t/2 वाले टाइम पे, t/2 पे कितना आ रहा है, माइनस 2a sin kx, ये क्या था प्लस 2a sin kx, मतलब ग्राफ इससे जस्ट अपोजिट दिखेगा पहले वाले ग्राफ से। फिर इधर देखो 3t/4 पे वापस सबका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, और लास्ट वापस से ये ऊपर चलेगा 2a sin kx। तो मैं ये अलग अलग पार्टिकल्स आपको बता रहा हूं, उनके डिस्प्लेसमेंट अलग अलग टाइम पे। अब देखो इसमें कुछ ऐसे पार्टिकल है जो इतने निठल्ले हैं, इतने आलसी है, किसी भी टाइम पे देख लो अपनी जगह नहीं छोड़ी उन्होंने। ये वाले पार्टिकल्स देखो, t=0 पे भी इधर ही थे, 1/4 पर भी इधर ही है, t/2 पर भी इधर ही है, 3t/4 पे भी इधर ही है, और t पर भी इधर ही। मतलब पूरे दौरान वो अपनी जगह को छोड़े भी नहीं थे। बट कुछ ऐसे भी पार्टिकल थे जो अपनी जिंदगी का पूरा मजा उठा रहे, कभी ऊपर जाते हैं तो मैक्सिमम जाते, फिर लौट के नीचे आते, फिर नीचे मैक्सिमम जाते, फिर लौट के ऊपर आते, फिर वापस साइकिल रिपीट करते। वो ये वाले पार्टिकल्स हैं। तो कुछ पार्टिकल तो अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाते हैं और लौट के वापस आते हैं, बट कुछ पार्टिकल कभी मूव करते ही नहीं है। अब आप देखो, जब ये वेव ट्रैवल, जब ये दो वेव सुपर इंपोज करेगी, जस्ट अ मिनट मैं आपको ट्राई करता हूं एक GIF दिखाने का इसका, तो आपको पता लगेगा कि स्टेशनरी वेव हो क्या रहा है। Am I audible? Okay, okay. ये देखो, एक वेव लेफ्ट टू राइट जा रही है, एक वेव राइट टू लेफ्ट आ रही है, और जब ये सुपर इंपोज करती है तो जो रिजल्टेंट वेव नीचे दिख रही थर्ड, वो देखो कहीं जा रही है नहीं। सिर्फ जो पार्टिकल अपनी जगह पे था, कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो मीन पूरे वक्त मीन पोजीशन पर ही है, और कुछ पार्टिकल वो अपने ऊपर जाते तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाते, नीचे भी जाते तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक आते। दिख रहा है? इसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव। जब दो वेव सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी की सेम स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जाके सुपर इंपोज करती है, तो जो रिजल्टेंट वेव बनती है वो कहीं नहीं जा रही होती है। एनर्जी
जहां पर जो एनर्जी थी वहीं की वहीं रुक जाती है, क्योंकि एनर्जी अगर ट्रांसफर होती तो हर पार्टिकल मूव करता, बट इसमें ऐसे भी कुछ आलसी पार्टिकल थे जो मूव कर ही नहीं रहे। ये क्या सजेस्ट करता है कि उनको एनर्जी मिल ही नहीं रही है जब ये दोनों सुपर इम्पोज हुए, तभी तो अपनी रेस्ट पोजीशन पे बैठे हुए हैं। इसलिए जब ट्रैवलिंग वेव ट्रैवल करती है तो हमेशा एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट स्टेशनरी वेव में एनर्जी कंफाइंड हो जाती है एक डायरेक्शन, एक जगह पर, जहां पर है वहीं पर मैक्सिमम है, किसी के पास मैक्सिमम थी किसी के पास है ही नहीं। दिस इज व्हाट वी कॉल स्टेशनरी वेव, और उसी का ग्राफ मैंने आपको अभी बनाया है, देखो अलग अलग टाइम पे। क्या स्कूल भी सर अगर एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है तो जो पार्टिकल्स ऑलरेडी मूव कर रहे हैं उनकी एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगी अल्टीमेटली? वो तो प्रैक्टिकल सिनेरियो में होगा, क्योंकि जब आपके पास आपकी वेव वो है, विस्कस मीडियम में है, डैम्पिंग फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन है, तो बेसिकली वो तो एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चले जाएंगे। ये सब चीजें मैं आपको इन द एब्सेंस ऑफ डिसिपेटिव या डैम्पिंग फोर्सेस बता रहा हूं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल स्टेशनरी वेव। अब आप मेरा बनाया हुआ ग्राफ अगर देखोगे तो आपको ये चीज पता लगेगी कि कुछ पार्टिकल अलग अलग टाइम पे, मैंने एक ही पार्टिकल बताया है, तो अलग अलग टाइम पे देखो ये वाले पार्टिकल जो होते थे पार्टिकल नंबर 2 और 4, ये पार्टिकल 2 और 4 ऊपर भी जाते हैं मैक्सिमम तक, नीचे भी आते हैं मैक्सिमम तक, तो अलग अलग टाइम पे ये तो मजे कर रहे हैं। बट कुछ पार्टिकल 1, 3 एंड 5 ये ऐसे पार्टिकल थे जो पूरे वक्त मीन पोजीशन पे ही है, ये मूव भी नहीं किए, जो पार्टिकल जा है वहीं का वहीं रह गया है। ठीक है, अब बात करता हूं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे पार्टिकल जो पूरे टाइम मीन पोजीशन पर है उनका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 पूरे टाइम, ऐसे पार्टिकल को बोला जाता है नोड। क्या बोलते हैं, नोड। नोड मतलब नो डिस्प्लेसमेंट, ऐसे याद रख सकते हो। ऐसे पार्टिकल जिनका कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है उन पॉइंट्स को नाम दिया जाता है नोड एन। बट ऐसे पार्टिकल जो मैक्सिमम डिस्प्लेस हो रहे हैं ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी, उनको बोला जाता है नोड से उल्टा एंटी नोड। कोई एंटी बोलेगा, कोई एंटाई बोलेगा, चाल से एंटी नोड या एंटाई नोड, जैसे विटामिन वाइटामिन वो वाला सिनेरियो यहां पर। सो समझ आई स्टेशनरी वेव। एक चीज और समझो, मैंने एक कंप्लीट साइकिल दिखाई है आपको। कंप्लीट साइकिल में आपका वेव कितना लेंथ कवर करता है, लैम्डा, इतना लेंथ कवर होता है। तो मुझे बताओ यहां पे दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा हमेशा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स। डायग्राम आपके सामने, दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, वेरी गुड कुलवी, मोक्ष। दो नोड के बीच का डिस्टेंस क्या लगता है, ये एक नोड है ये दूसरा नोड है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, सक्सेसिव नोड्स के बीच के डिस्टेंस क्या होंगे। Sir, I don't know. क्या चीज, Sir, I don't know. अरे सामने देख, तेरे सामने है, बैठे बैठे कर क्या रहा है फिर। अगर पूरा डिस्टेंस लैम्डा है तो आधा डिस्टेंस कितना होता है आधी साइकिल का, Lambda by 2. तो अगर ये 0 है और ये लैम्डा बाय 2 है तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, लैम्डा बाय 2। हाँ. समझ आ रहा है Okay. कि मैंने बोला कि भाई ये था नोड, ये भी है नोड, ये भी है नोड, वो पार्टिकल जिनका कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। ये वाला पार्टिकल क्या है, एंटाई नोड। एंटाई नोड, नोड मतलब नो डिस्प्लेसमेंट वाला पार्टिकल जो मूव ही नहीं किए, और एंटायर नोड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पार्टिकल जो ऊपर भी जाते इतना, नीचे भी जाते इतना, फिर ये नीचे आ जाएगा ये ऊपर चला जाएगा। तो अगर पूरा वेव लैम्डा लेंथ का होता है कंप्लीट साइकिल, तो आधी कितनी होती होगी, लैम्डा बाय 2। तो बेसिकली व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, लैम्डा बाय 2। इन दोनों नोड्स के बीच का डिस्टेंस भी कितना है, लैम्डा बाय 2। ये आपको याद रखना है, the distance between two successive node is always lambda by 2. Distance between two successive antinode is also lambda by 2. ये जो एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस है वो भी लैम्डा बाय 2 है।
बेस्ड ऑन दिस कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड? सक्सेसिव नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? ये नोड या एंटी नोड, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड? वेरी गुड प्रीत, हरिति गुड, हार्वी गुड, तनिषा गुड। लैम्डा बाय 4, अरे 1/4 साइकिल कंप्लीट हुई है यहाँ पे। अगर यहाँ हाफ साइकिल हुई थी तो यहाँ 1/4, तो डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज लैम्डा बाय 4, सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड। ये याद रखना है आपको, नोड एंड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस होता है ऑलवेज लैम्डा बाय 4, और दो नोड या दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस होते हैं लैम्डा बाय 2। अब यहां तक जिसको जो भी डाउट हो वो पूछ लो सबसे पहले। यस कुलवीर। सर एनर्जी ट्रैप कैसे होती है? मतलब कंफाइंड होगी, बेसिकली ये एक फिनोमिना है। ये मैंने कुछ ऐसा नहीं बताया जो हम करवा रहे, ये हमने एक फिनोमिना नेचर में ऑब्जर्व किया कि जब दो वेव्स इस तरीके से ट्रैवल करेगी तो वो सुपर इंपोज हो जाने के बाद ऐसी दिखेगी। अब अगर ये पार्टिकल कभी मूव नहीं किए तो इस पार्टिकल के पास जो मैक्सिमम एनर्जी के साथ ये एम्पलीट्यूड मतलब ऑसिलेट कर रहा था, इसकी एनर्जी कभी बाजू वाले को मिली ही नहीं, तभी वो रेस्ट पर बैठा हुआ है। नहीं तो वो भी जाने लग जाता ऊपर, फिर वो अपनी ट्रांसफर कर देता, वो अपनी ट्रांसफर कर देता। ये था नॉर्मल सिनेरियो। ये स्पेशल सिनेरियो में हमने ये देखा कि जो पार्टिकल के पास एनर्जी है वो तो मजे कर रहा है, बट शेयरिंग इज केयरिंग नहीं हो रही है यहाँ पे। ये अपनी एनर्जी को शेयर नहीं कर रहा है, खुद के पास थी खुद ही मौज कर रहा है, जिनके पास नहीं है वो बैठे ही हुए हैं। तो इस केस में मैं ऑब्जर्व करूं तो मैंने बोला एनर्जी इस रीजन में कंफाइंड हो चुकी है, जिसके पास है उसके पास ही है, वो ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो वो एनर्जी ट्रैप हो गई एक तरीके से। यस हरिति। सर यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला -a वाला ना लेके +a वाला ले तो भी सेम ही आएगा ना? सेम, तब कॉस साइन की जगह कॉस के ग्राफ बन जाएंगे, बट बाकी चेंज नहीं होने वाला है। ओके। और यहाँ पे जब हम ग्राफ देखते हैं तो कोई भी एक ही पार्टिकल का देखेंगे ना डिस्प्लेसमेंट? हाँ मतलब मैंने अभी आपको ये हर पार्टिकल का अलग अलग टाइम पे बता दिया। जैसे मैंने जब ये ग्राफ बनाया है तो देखो ये एक पार्टिकल ही था, बट टाइम t इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन पर है, टाइम t इज इक्वल टू t/4 पे भी मीन पर है, t/2 पर भी मीन पर है। बट इस पार्टिकल को देखो 0 पर यहाँ पे था, फिर t/2 पे मीन पर आ गया, फिर t/2 पे। तो बेसिकली मैंने अलग अलग पार्टिकल तो कंसिडर किए, पर हर पार्टिकल को अलग अलग टाइम पे भी दिखाया। तो ओके आपको पता लग रहा है कि भाई अलग अलग टाइम पे कुछ पार्टिकल तो मूव किए ही नहीं, बट कुछ बहुत मूव किए। ओके। ओके, तो बस यही है, और कुछ? नो सर। अब जो चीज मैंने अभी आपको बताई डायग्राम के थ्रू कि दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस λ/2 होता है, दो एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस λ/2 होता है, नोड एंड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4 होता है। अब मैं उसको डिराइव करवाऊंगा, अभी तो मैंने आपको सिर्फ आंसर बता दिया, नेक्स्ट पेज पे इसका डेरिवेशन है। बस वो डेरिवेशन करते से आपका पार्ट ऑलमोस्ट हो जाता है। अच्छा हैवी चैप्टर माना जाता है, मतलब इंटरेस्ट से पढ़ा और जब चीजें पढ़ी हुई है तब समझ ली तो इजी लगता है, अदरवाइज डिफिकल्ट लगता है। एक्चुअली है नहीं डिफिकल्ट, इससे भी आगे आपने ज्यादा डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स पढ़े हैं, बट जस्ट बिकॉज इस पे हम ध्यान कम दे पाते इसलिए वो बाय डिफॉल्ट डिफिकल्ट बन जाता है। डिफिकल्ट का सिचुएशन यही होता है, एक रिलेटिव टर्म है डिफिकल्टी। जिसको आपने ज्यादा पढ़ा है वो इजी लगता है, जिसको आपने नहीं पढ़ा है वो डिफिकल्ट लगता है, बट जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है वो हो सकता है आपके फ्रेंड को नहीं लगता हो। तो डिफिकल्ट या इजी एक रिलेटिव टर्म है, फिजिक्स वहां पर भी लगता है। ओके, सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, सबसे पहले तो हम वो डिराइव करेंगे एंड देन कंडीशंस फॉर नोड एंड एंटी नोड वो डिराइव करेंगे। तो y1 अगर मैंने जो कंसिडर किया था उसी तरीके से a sin kx माइनस ओमेगा टी कंसिडर कर लो, और y2 क्या था a sin kx प्लस ओमेगा टी, बोथ आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट, ये दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो। कैसे पता लगा? इनके साइन देख के, एक है माइनस एक है प्लस।
तो ओके दर्श, वीडियोस अपने पास इसलिए तो रिकॉर्ड करके रखते हैं अपने, बहुत काम आएगा। तो अगर ये दोनों ऐड होते हैं y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो नेट वेव जो बनेगी, नई वेव, उसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होगा? तो y1 की जगह लिख दिया a sin kx माइनस ओमेगा टी, y2 की जगह लिख दिया a sin kx प्लस ओमेगा टी। याद करो लास्ट क्लास में जब ऐसा कुछ दिखा था तो मैंने a कॉमन निकाला था और लिख दिया था sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस sin kx प्लस ओमेगा टी। ये साइन किसकी तरह दिखता है? c प्लस साइन d। ये वाला पार्ट क्या है? साइन c प्लस साइन d, और साइन c प्लस साइन d का लास्ट क्लास में फॉर्मूला हमने यूज किया था। तो मैं वापस से लिख देता हूं कि भाई साइन c प्लस साइन d हो तो आप यूज करोगे 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2। ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे ये आपका पूरा टर्म c के बराबर है और ये पूरा टर्म d के बराबर है। अगर इसको कंपेयर करो इसके साथ, कंपेयर करके लगा दो वैल्यू। मैं मेरी लिखता हूं, तुम तुम्हारी लिख लो। y इज इक्वल टू a एज इट इज, पहले आएगा 2, फिर आएगा साइन, तो 2 साइन तो आ गया, c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2, kx प्लस kx, 2kx माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, है तो 0 हो गया बाय 2, ऐसा बचेगा साइन c प्लस डी बाई 2 करने पर। फिर आएगा कॉस c माइनस डी बाई 2, kx माइनस ओमेगा टी माइनस kx माइनस ओमेगा टी बाई 2, ऐसा आएगा। तो kx से kx कैंसल, इधर क्या बचा? माइनस 2 ओमेगा टी बाय 2। और मैंने बताया था कॉस एक इवन फंक्शन है, कॉस अगर माइनस थीटा भी होता है तो भी कॉस थीटा ही लिखा जाता है। तो यहां पे क्या आ गया? कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2, ये 2 से 2 कैंसिल, ये भी 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल y का वैल्यू क्या आया? 2a साइन kx कॉस ओमेगा टी। ये आपका y का इक्वेशन बना। ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन ऐसा दिखता है, ग्रीन वाला, बट स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन ऐसा दिखता है। बहुत बार क्वेश्चन में बोला जाता है, इक्वेशन दे दी जाती है, बताओ स्टैंडिंग वेव का है या ट्रैवलिंग वेव का। तो याद रखना, ट्रैवलिंग जो वेव होती है, जो अभी तक चैप्टर में पढ़ी जा रही थी, जो ट्रैवल करती है, उसमें सिर्फ एक ही साइन आता था ऐसे दिखते वक्त, पर यहाँ पे देखो साइन कॉस दो आ रहे हैं। तो जिसमें 2 दिख जाए उसमें याद रखना वो किसका है? स्टैंडिंग वेव इक्वेशन और स्टेशनरी वेव इक्वेशन। बट मैंने ये बताया था कि इसमें से कौन से वाले पार्ट को हम एम्पलीट्यूड में कंसीडर करेंगे जिसमें टी ना आ रहा। वेरी गुड कुलवीर। तो ये पूरा जो पार्ट होगा मेरा, ये मेरा एम्पलीट्यूड की तरह ट्रीट किया जाएगा क्योंकि सब कांस्टेंट है, और ये कॉस ओमेगा टी पीछे जो चेंज हो रहा है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, तो मैं नोड और एंटी नोड की कंडीशन पर आ जाता हूं। नोड्स में से भी इतना आप देख सकते हो, ऊपर ऊपर का पार्ट है, पेज नंबर 302, 302। चलो सो अब मैं आ जाता हूं नोड एंटी नोड पर। नोड का मतलब क्या था? नो डिस्प्लेसमेंट। नो डिस्प्लेसमेंट मतलब पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कैसा होगा? 0। अगर एम्पलीट्यूड 0 होगा मतलब
2a sin kx, ये 0 होना चाहिए। दैट मीन्स sin kx 0 होना चाहिए। सॉरी, sin kx 0 होना चाहिए। साइन की टेबल में 0 कब कब आता है, अगर उसकी वैल्यू लिखूं तो साइन 0 पर 0 होता है, साइन 180 पर 0 होता है, साइन 2 पाई पर 360 पे फिर 0 होता है, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ये सब वैल्यू साइन की वो होगी जिसपे साइन 0 होता है। तो जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन n पाई। लास्ट क्लास में भी ऐसे जनरल फॉर्मूलाज मैंने बताए थे। तो साइन kx को मैं 0 के लिए जनरल फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ, साइन n pi, where n is equals to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चलता जाएगा। अगर कंपेयर करूं तो kx का वैल्यू क्या आ जाएगा, n pi, ऐसा आएगा। अच्छा, k का वैल्यू पता है क्या आप लोगों को, एंगुलर वेव नंबर मैंने पिछले 2 क्लास पहले बताया था, इसका खुद का फॉर्मूला, या सरी थी, 2 pi by lambda। यस 2 पाई बाय लैम्डा, ऐसा हमने डिराइव किया था जब मैंने वेव इक्वेशन बताई थी 3 क्लास पहले, कि उसमें जो k होता है वो प्रोपोगेशन कांस्टेंट या एंगुलर वेव नंबर होता है, उसका वैल्यू होता है 2 पाई बाय लैम्डा। तो अगर इस k की जगह मैं रख दूं तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x इज इक्वल टू n पाई। यहां से x को सब्जेक्ट बनाओ तो जो कैंसिल आउट हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, x को सब्जेक्ट बनाओ, कितना आएगा, n लैम्डा बाय 2, ऐसा बन रहा है। n की वैल्यू अगर 0 रखूं, अगर n की वैल्यू 0 रखूं तो पहला नोड x इज इक्वल टू 0 पे आया, n की वैल्यू 1 रखूं तो दूसरा नोड कब आएगा, लैम्डा बाय 2 पर, ये देखो लैम्डा बाय 2 पर आ गया। तीसरा नोड 3 लैम्डा बाय 2 पर, सॉरी 0 1 फिर 2, तो 2 बाय 2 रखोगे तो तीसरा नोड आ जाएगा लैम्डा पर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, लैम्डा बाय 2। ये नोड वाला पार्ट में किसी को डाउट है, तो ये नोड की बनने की कंडीशन मैंने बता दी, x के वैल्यू, जनरल फॉर्मूला ऑफ x। अब आता है एंटी नोड, सेम प्रोसेस वापस हो जाएगी। एंटी नोड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या है, 2a sin kx। तो जब sin kx अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा, जो कि क्या हो सकती है, ऊपर जाएगा तो +1, नीचे जाएगा तो -1, प्लस और -1। अगर साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा तो एम्पलीट्यूड ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाएगा। अब जिस तरीके से 0 का जनरल फॉर्मूला होता है, वैसे ही साइन मैक्सिमम कब कब होता है, साइन 90 पे पहली बार मैक्सिमम होता है, पाई बाय 2 पर, फिर होता है 3 पाई बाय 2, फिर होता है 5 पाई बाय 2, फिर होता है 7 पाई बाय 2, इस तरीके से चलता है साइन का। तो साइन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या बनता है, साइन 2n+1 पाई बाय 2, 2n+1 पाई बाय 2। तो कंपेयर करने पर kx का वैल्यू कितना आया, 2n+1 पाई बाय 2। k का वैल्यू वापस क्या रख दूंगा, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x। चलो अपनी अपनी कॉपी में x को सब्जेक्ट बनाओ, क्या आता है, पाई से पाई तोड़ गया, x को सब्जेक्ट बनाओगे तो आ जाएगा आपका 2n+1 लैम्डा बाय 4 आ रहा है। ये लैम्डा उधर चला जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा, ये आया x। अब देखो n की वैल्यू 0 रख दो तो पहला आपको एंटी नोड किधर मिला था, यहां पर, विच इज लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस। फिर n की वैल्यू 1 रखो तो दूसरा क्या, 3 लैम्डा बाय 4 यहां पर, दोनों के बीच का डिफरेंस अभी भी कितना आएगा, लैम्डा बाय 2। ये मैंने आपको ग्राफ में भी दिखा दी फीलिंग देने के लिए, और डायरेक्टली ये भी बता सकता था, ये बताता तो मानना पड़ती, पर मैंने ग्राफ भी बता दिया आपको।
पॉइंट नंबर 11 पूरा देख लो, चीजें थोड़ी मैथमेटिकल है, फायदा भी होता है, एक बार लर्न कर ली तो याद रह जाएगी। जब 11 रीड कर लो तो पॉइंट नंबर 12 और 13 अब ये आपको रीड करना, मैंने सब कवर कर दिया इसमें। सबसे पहले 12 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव। क्या जो भी चीज वहां दी हुई है वो समझ आ रही है? नहीं आ रही तो पूछना चाहिए मेरे हिसाब से। यस प्लीज। Sir, the third point. मैं वही सोचा था कोई तो पूछे मुझसे। The total energy associated with stationary wave is twice the energy of incident and reflected wave। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है, ये जो नखरे मैंने आपको बताए थे कि एक स्टेशनरी वेव को बनाने के लिए इतने सारे नखरे होते हैं, वो एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है दो डिफरेंट वेव्स में। तो इसमें होता क्या है, एक वेव ट्रैवल करके जाती है, रिफ्लेक्ट होके वापस से आती है रिजिड सपोर्ट से। तो इंसिडेंट वेव जब अपनी खुद की रिफ्लेक्टेड वेव के साथ सुपर इंपोज करती है तब जाके स्टेशनरी वेव बनती है इन प्रैक्टिकल। ये आपको पॉइंट नंबर 10 में मिलेगा आपके नोट्स के, पॉइंट नंबर 10 में। यस आरबी। सर वो एंटीनोड में फर्स्ट स्टेटमेंट कैसे लिखा, मतलब साइन के x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। कहां पर है तुम? एंटीनोड में डेरिवेशन। अच्छा यहाँ पर प्लस और -1, मैं चाहता हूं कि साइन के टेबल में +1 भी और -1 भी, उसका जनरल फॉर्मूला निकालना। नहीं सर, मतलब फर्स्ट स्टेप में साइन के x क्यों लिया, मतलब 2a साइन, मतलब एम्पलीट्यूड क्या होता है, 2a साइन के एक्स। अब अगर साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा विच इज +1 ऊपर और -1, तो ऑटोमेटिकली एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम हो जाएगा ना। इधर भी नहीं लोगे तो चल जाएगा क्योंकि वो जीरो के पास जाके जीरो ही होना। हाँ। ये तो चेंज वैसे भी नहीं हो रहा, 2 चेंज नहीं हो सकता, a चेंज नहीं हो सकता, जो भी चेंज होगा ये। तो जब ये जीरो होगा तब नोड भी जीरो हो जाएगा, मतलब एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा। जब ये मैक्सिमम होगा तभी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। ओके सर। ओके चलो वापस बैक टू आवर प्रीवियस डाउट। ये थी इंसिडेंट वेव। क्या इसका एम्पलीट्यूड ए है? इसका भी मान लो ये रिफ्लेक्टेड वेव सामने से जो आ रही है उसका एम्पलीट्यूड भी ए है। और एनर्जी का इक्वेशन होता क्या था, चैप्टर नंबर 14 में आया था, हाफ के ए स्क्वायर। ये होती है एक पार्टिकल के ऑसिलेट करने, जब वो ऑसिलेट करता है तो उसकी टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड ए है तो एनर्जी कितनी हुई, हाफ के ए स्क्वायर। बट आप इधर देखो एम्पलीट्यूड कितना हो चुका है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a। तो अगर एम्पलीट्यूड ट्वाइस हो चुका है तो उसकी एनर्जी भी कैसी हो चुकी होगी, पहले से डबल। अब आप ये समझो, जब इधर से जा रहा था तो सबके पास एनर्जी थी, जब इधर से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है तो सबके पास एनर्जी है, पर जब ऐड हुआ तो सिनेरियो चेंज हो गया, ऐसा बन गया। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो होना चाहिए ना। अगर इनके पास पहले एनर्जी थी और अब जीरो हो गई है तो इनकी एनर्जी किसी को तो मिली होगी जाके। तो जो जिनके पास एनर्जी पहले ए थी उनकी एनर्जी एक्चुअली 2 टाइम्स बढ़ गई है, और जिनके पास कुछ थी उनकी जीरो हो गई। तो इंसिडेंट वेव में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके पास एनर्जी जो कुछ भी होती है, स्टेशनरी वेव में पार्टिकल्स की एनर्जी कैसी हो जाती है, डबल। ऐसा वो समझाना चाह रहे हैं। क्लियर है अदिति? बोलो।
सर पॉइंट नंबर 10 में लास्ट में उन्होंने बोला है कि hence a stationary wave can be produced only in a finite medium which has its is like a rod or a string. वो समझ नहीं आया. मतलब पहली कंडीशन मैंने क्या बताई कि जब इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्ट होके आएगी तभी जाके स्टेशनरी वेव बन सकती है, बट इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्ट करने के लिए आपकी बाउंड्रीज फाइनाइट होनी जरूरी है, तो ही तो जाके वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। अगर आपकी ये बाउंड्री फाइनाइट नहीं है, फिक्स नहीं है, चलते ही जा रही तो रिफ्लेक्ट होगी किससे? तो आपकी ये बाउंड्रीज फाइनाइट होनी जरूरी, तो यहां से एक वेव जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, वापस आएगी, अपनी ही रिफ्लेक्टेड वेव की सुपरपोजिशन से वो क्या बन जाएगी? स्टेशनरी। ओके. पॉइंट क्लियर है अब 11-12 साहब? बस प्रोग्रेसिव वेव जो आगे बढ़ी थी, स्टैंडिंग वेव जो अभी पढ़ी है, उनके डिफरेंस दिए, ये आपको लर्न करना है। मैं पढ़ाते पढ़ाते सब बता चुका हूं ऑलरेडी। अब आपको ये आपका एक्चुअली चैप्टर नंबर 14 हो जाता है कंप्लीट। यस आरबी सर रिफ्लेक्टिंग पॉइंट का क्या मीनिंग है? कहां पर? पॉइंट 1 मतलब 12th पॉइंट में फर्स्ट पार्ट। The disturbance is confined to a particular region between the standing point and the reflecting point of the wave. मतलब जहां से ये ट्रैवल करके जा रही है और रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, इस स्टार्टिंग और ये रिफ्लेक्टिंग पॉइंट के बीच में एनर्जी कन्फाइंड हो चुकी है, वो ये बता रहे हैं। ये था स्टार्टिंग पॉइंट और यहां से लेट से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही थी, तो वो रिफ्लेक्टिंग पॉइंट हो गया, उसके बीच में एनर्जी कन्फाइंड हो गई है। कुछ मॉलिक्यूल्स के पास मैक्सिमम है, कुछ के पास है ही नहीं। चलिए अब मैं आपको चैप्टर नंबर 13 का इंट्रोडक्शन दे देता हूं। 15 के लिए किसी को डाउट है पीछे वाला पार्ट में क्या सिलेबस में और वो कैसे मिलने वाला है तो पूछ लो। 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। 15.5 का एक ही टॉपिक है जो सिलेबस में विच इज बीट्स, वो मैं आपको वीडियो लेक्चर सिद्धनाथ सर के थ्रू प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। करवा भी दिया होगा, अगर आपको वहां पे नहीं मिला मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे और मैसेज डलवा दूंगा वीडियो के साथ ही। गूगल क्लासरूम में नहीं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ही वीडियो डलवा दूंगा। और न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं तो आपको देखने चाहिए। यहाँ आपका चैप्टर 15 हो जाता है समाप्त, एंड ओवर। और आता है चैप्टर 13 चैप्टर 2 ही सेशन का चैप्टर है, छोटू सा चैप्टर है और मोर ऑफ केमिस्ट्री है, मतलब केमिस्ट्री की बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको 13 चैप्टर में आएगी, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह वगैरह। अरे वीडियो ऑफ क्यों करके बैठ गए? मैंने क्लास थोड़ी ना बंद कर दी है, वीडियो तो ऑन कर सकते हो। तो कर दोगे तो मैं चालू कर दूंगा पढ़ाना, और तो क्या ऑप्शन। सो चैप्टर नंबर 11 में आपने पढ़ा था हीट एंड टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर आया थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ने सिखाया कि उसको अप्लाई कैसे किया जाता है एक बॉडी के ऊपर, कैसे एक बॉडी का टेम्परेचर होता है पूरे रूम का। वही अब हमको टेम्परेचर और हीट की बात करनी रहेगी, बट नाउ एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, छोटे लेवल पे जाके गैसेस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर। चैप्टर 12 में हम बॉडीज की बात करते थे मैक्रोस्कोपिक लेवल की, चैप्टर नंबर 13 में हम वही चीजों की बात करेंगे बट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। डायरेक्टली मेन चीजें पे ही जाऊंगा। ड्यू टू द मोशन ऑफ गैस पार्टिकल we observe different parameters like pressure, volume, temperature। हमको ये पता है गैसेस का प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होगा, कुछ एनर्जी होगी। उसके बेसिस पे कुछ लॉज बनाए गए। बॉयल्स ने अपना लॉ दिया, चार्ल्स ने अपना लॉ दिया, गेल-लिशक ने अपना लॉ दिया। तो आप लॉ बताते जाओ, मुझे देख के बताना, बिना देखे बताना, टेस्ट करना, आपको याद है कि नहीं याद वो आप देख लो। लॉ बताते जाओ, मैं आगे की कहानी बताता जाता हूँ हैंड रेस करके। पहला होता है बॉयल्स लॉ। ये आपका केमिस्ट्री भी बेसिकली आया ही होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में। यस प्रीत, बॉयल्स लॉ क्या होता है? Sir, pressure is inversely proportional to volume at constant temperature. Very good. Pressure is inversely proportional to volume at constant temperature.
फिर आता है अपना चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ बोलता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये भी आपने पढ़ रखा है। और फिर आता है गेल-लिचक लॉ, वो बोलता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब आप इन तीनों को कंबाइन करते हो तो आता है पीवी बाय टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। याद आया? पीवी बाय टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट की जब स्टडी की गई तो दो साइंटिस्ट ने अपना अपना ज्ञान बांटा इसके लिए। तो पहला था एवोगैड्रो। एवोगैड्रो ने बोला कि ये जो कांस्टेंट होगा वो गैस के अमाउंट पे डिपेंड करेगा। क्या बोला? कि ये जो कांस्टेंट होगा वो उस गैस के अमाउंट पे डिपेंड करेगा। और अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो उसने बोला ये पीवी बाय टी का वैल्यू क्या होगा? म्यू टाइम्स आर। उसने ये बना दिया, जिसमें म्यू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। आपको एन से लिखने की आदत है तो आप एन भी लिख सकते हो, एन आर। तो ये तो एवोगैड्रो के अकॉर्डिंगली आया, क्योंकि उसने बोला कि वो किस पर डिपेंड करेगा? कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस पर। बट एक और साइंटिस्ट था, बोल्ट्जमैन। बोल्ट्जमैन ने कहा कि ये जो कांस्टेंट होगा वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। तो अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन पीवी बाय टी का वैल्यू क्या होता है? एन के बी। आई होप शायद आपने पढ़ रखा हो। तो ये इक्वेशन किसने बना के दिया? एवोगैड्रो ने। ये इक्वेशन किसने बना के दिया? बोल्ट्जमैन ने। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अगर और बात एक ही कह रहे थे, वो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में कह रहा था, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में कह रहा था। तो अगर इन दोनों के आरएचएस वाले पार्ट को इक्वेट कर दिया जाए तो म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है? एन टाइम्स केबी, ये बनता है। अब इसमें मैं आगे जाऊं उससे पहले मुझे आपसे पूछना है, आपको नंबर ऑफ मोल्स के कितने फॉर्मूले पता है? नंबर ऑफ मोल्स के आप कितने फॉर्मूले जानते हो केमिस्ट्री से? या सारी थी? एक तू बता, एक दृष्टि बताइए। given mass upon molar mass। वेरी गुड। तो एक फॉर्मूला आपका बनता है, ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है, तो याद रखना ये फॉर्मूला, गिवन मास बाय मोलर मास। चलो दृष्टि, दूसरा फॉर्मूला क्या था? याद है कोई दूसरा? वो नंबर n अपॉन NA। वेरी गुड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एंड थर्ड भी होता था कुलवीर, कोई पता है इसके अलावा तुझे? सर एट एसटीपी वॉल्यूम ऑफ गैस अपन 22.4। As वॉल्यूम ऑफ गैस, एक्चुअली इसको ऐसे बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ये फॉर्मूले कोई और होता हो तो बता देना, मुझे तो इतने पता है। इतने फॉर्मूले आपको याद रखने हैं नंबर ऑफ मोल्स के। अच्छा, अब यहां पे ये नंबर ऑफ मोल्स था n/μ। तो अगर यहां पे मैं कैपिटल N लिख दूं, कैपिटल N बाय Na, तो किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मैंने म्यू की एक वैल्यू रख दी, इधर ऑलरेडी n था, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपका Kb का वैल्यू क्या बना? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू R बाय Na। R का वैल्यू क्या होता है? ये भी आपको पता है, 8.314। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर बेसिकली क्या होता है? 6.022 into 10 raised to the power 23। जब ये रेशियो लोगे तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है 1.38 into 10 raised to the power -23 जूल पर केल्विन। ये याद रखना है आप। दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नाउ PV इज इक्वल टू म्यू आर टी होता है। अगर यहां पर मैं PV की जगह ये बेसिक छोटे छोटे फॉर्मूलेज बता रहा हूं, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये सब आपको इंफॉर्मेशन दे रखा है, सो दैट जब यूज किए जाए तो आपको प्रॉब्लम ना आए। नंबर ऑफ मोल्स को लिखा जा सकता है मास बाय मोलर मास इनटू आरटी।
ऐसा लिख सकते हैं हम। और यहां से अगर मैं वॉल्यूम को नीचे भेज दूं, यहां पर प्रेशर को सब्जेक्ट बना दूं, तो वो हो जाएगा स्मॉल m आर टी बाय m इंटू वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो ये हो गया रो आर टी बाय m। देखो मैंने क्या किया, मैंने वॉल्यूम को नीचे भेजा और मास पर यूनिट वॉल्यूम को लिख दिया डेंसिटी। तो ये डेंसिटी, ये r, ये t और नीचे मोलर मास एज इट इज। r कांस्टेंट है और फॉर अ पर्टिकुलर गैस मोलर मास भी कांस्टेंट होगा, तो इसको एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया जाता है स्मॉल r से, और उसको बोलते हैं स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। ये आपको पेज टर्न करोगे तो पॉइंट नंबर 2 के जस्ट ऊपर दिया हुआ है, दिया तो जेई के नाम पर है बट याद रख सकते हो स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। चैप्टर जो स्टार्ट होगा आपका मेन, वो तो पॉइंट नंबर 5 से स्टार्ट होता है, बट ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए फॉर्मूला वाइज, वो इंट्रोडक्शन में आपको दे रहा हूं। यहां तक कोई डाउट? अच्छा एक चीज बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड आइडियल गैस? आपका बेसिक डिफरेंस क्या दिमाग में आपके आता है रियल और आइडियल गैस के, वो मुझे जानना है। यस दृष्टि। Ideal gas follows all the three laws, Boyle's, Charles, or Gay-Lussac. वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई आता है क्या? चैप्टर 12 में भी ऐसा आया था कुछ, क्या सारी थी? सर डाउट है ओके पहले डाउट पूछ लो। सर। वो ग्राफ दिया है उसमें T1 T2 और T3 पे हमको बोला है, तो मैंने पर ग्राफ यहाँ अभी भी समझाया रही थी, आऊंगा उस पे भी आऊंगा। ओके ओके। ओके मैंने आया ही इसमें नहीं। हाँ डिफरेंस में एक पॉइंट, रियल गैस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं और आइडियल गैसेस में नहीं होते हैं। वेरी गुड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, बट आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता ही नहीं है। अच्छा अगर मुझे किसी रियल गैस को आइडियल की नजदीक पहुंचाना है, अगर किसी रियल गैस को आइडियल गैस के नजदीक पहुंचाना है, तो पहली चीज समझ में आती है कि उनके बीच का ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जीरो के नजदीक लेके जाना पड़े। उसके ऊपर ये ग्राफ बनाया हुआ है जो तुम पूछ रही है, ये प्रैक्टिकल ग्राफ है, हमारे घर का ग्राफ नहीं, हमने कुछ नहीं बनाया, प्रैक्टिकली ये ग्राफ बनाया गया। पीवी इज इक्वल टू क्या होता है अपना, म्यू आर टी या एन आर टी। तो अगर यहां से मैं आर को सब्जेक्ट बनाता तो क्या बोलता, पीवी बाय म्यू टी। तो वाई एक्सिस पे देखो उन्होंने क्या लिखा है, पीवी बाय म्यू टी। बट फॉर आइडियल गैस ये बेसिकली ये आर के बराबर होता है, और आर का वैल्यू आप जानते हो कितना होता है, 8.314। तो आइडियल गैस के लिए तो ये लाइन सीधी होती है, बट जब उन्होंने अलग अलग रियल गैसेस के लिए ग्राफ बनाने लगे तो ये ग्राफ के शेप्स कुछ ऐसे आए। पहले वाले शेप कुछ ऐसे मिला, फिर कुछ ऐसे मिला, और फिर कुछ ऐसे मिला, अलग अलग टेम्परेचर पे। फॉर T1 टेम्परेचर ये कर्व बना, फॉर T2 टेम्परेचर ये कर्व बना, फॉर T3 टेम्परेचर ये कर्व बना। इनका कहना है कि T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। जब ये टेम्परेचर बनाएगा तो T1 टेम्परेचर ये मिला। अब आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा कर्व 1 2 3 में से आइडियल के नजदीक है? 1 वाला। और 1 वाला कर्व कब बना, जब टेम्परेचर सबसे ज्यादा रखा गया। तो यहां से कंक्लूजन क्या मिला कि जब रियल गैसेस के टेम्परेचर को बहुत बढ़ा दिया जाता है तो उनका बिहेवियर किसकी तरफ शिफ्ट होने लगता है, आइडियल गैस के बिहेवियर की तरफ।
मतलब एक कंडीशन क्या बन गई कि अगर किसी गैस को आपको रियल, देखो एग्जैक्ट नहीं होगा पर डेफिनेटली ये गैस जो है वो ज्यादा आइडियल की तरह बिहेव कर रही है एज कंपेयर टू दीज टू, क्योंकि वो नजदीक है। तो एट हाई टेम्परेचर्स आपकी रियल गैसेस जो होती है उनका बिहेवियर आइडियल की तरफ शिफ्ट होने लगता है। ये पहली कंडीशन होती है रियल गैस को आइडियल में कन्वर्ट करने की। दूसरा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हटाना चाहते हो तो क्या करो, मॉलिक्यूल्स को बहुत दूर दूर कर दो, बहुत दूर 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 कर दो। अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे के नजदीक होगा तो ही तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा पाएगा, बट अगर इसको मैंने इससे बहुत दूर कर दिया तो फिर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। वो कैसे किया जा सकता है, प्रेशर को करके रिड्यूस। अगर प्रेशर रिड्यूस हो गया तो ऑटोमेटिकली मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर दूर, और उनके बीच का ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस होने लगेगा। तो एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर आपकी जो रियल गैसेस होती है वो किसकी तरह बिहेव कर सकती है, आइडियल गैसेस की तरह। पेज टर्न करोगे तो आपको पॉइंट नंबर 3 में कुछ बोल्ड में कुछ शेड करके दिया हुआ है, ये लाइन टिक मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 2 और 3 पूरा पढ़ लो, जो भी चीज मैंने बताई है वो आपको वहां पे समझ आ जाएगी। पॉइंट नंबर 2 एंड 3 सब कुछ वहां पे दिया हुआ है। या सॉरी जी, सर यहाँ पे ग्राफ में जो आर की वैल्यू है वो तो यूनिवर्सली कांस्टेंट है, तो सभी की ऐसे लाइन नहीं होनी चाहिए थी स्ट्रेट। वो जब हम आइडियली गैस को आइडियल मानते हैं, हमने पूरा स्टेट्स ऑफ मैटर पूरा ये चैप्टर किस चीज को मान के पढ़ा हुआ है, आइडियल गैसेस को। तो रियल गैस के लिए आर की वैल्यू क्या होगी? वेरी कर सकती है, वेरी करेगी थोड़ी थोड़ी। ओके। ये उसी के लिए रियल गैसेस के लिए ग्राफ बनाए गए नीचे, बट हम क्योंकि रियल गैसेस बिल्कुल नहीं पढ़ते इसलिए हमारे लिए सब आर का वैल्यू, सभी गैसेस को हम आइडियल मानते हैं तो यूनिवर्सली इसका वैल्यू 8.314 ही लेते हैं हम। ओके। बट एक्चुअली प्रैक्टिकली वेरी करेगा टेम्परेचर के साथ साथ। क्या ये दिया है पॉइंट नंबर 3 में, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर वाली बात, और रीजन भी दिया हुआ है लो प्रेशर पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है। तो वहां पे कोई भी डाउट हो तो पूछ लो वहां से। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज पॉइंट नंबर 4 तक आपको रीड करके रखना है। अब मैं पॉइंट नंबर 5 से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा, आज नहीं करूंगा, दो दो चैप्टर साथ में हो जाते हैं, दिमाग थोड़ा फ्रेश मूड वाला मुझे चाहिए, तो मैं मेन पॉइंट नंबर 5 से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा। पॉइंट नंबर 4 तक आपको रीड करके रखना है, ठीक है। तो अब डाउट है तो रुक सकते हो, अदरवाइज मौज करो, 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, बाय बाय। ये बाकी खाली स्क्रीन में मैं भी देख के क्या करूँ।